नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पे चल रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशनोग्राफी की सीरीज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में मैं आपके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ओशनोग्राफी, दैट इज कोरल रीफ्स एंड कोरल ब्लीचिंग। जी हां, हम लोग आज कोरल रीफ्स के बारे में जानकारी को हासिल करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर कोरल रीफ्स, कोरल पॉलिप्स क्या चीज होते हैं जिनसे इन रीफ्स को बनाया जाता है। उसके बाद अलग अलग किस्म की जो टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स हैं वो हमें कौन सी देखने को मिलती हैं। एंड फाइनली हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कोरल ब्लीचिंग आखिरकार क्या होती है, जिसमें कि जो कोरल्स हैं वो एक तरीके से मर जाते हैं। तो इन सभी के सभी चीजों का जो जिक्र है वो आज इस क्लास में होने वाला है। आइए शुरू करते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से हम लोग समुद्र मंथन का फ्री टेस्ट आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। ये आपका होने वाला है 25 जून को, सॉरी फॉर द मिस्टेक ऑफ द डेट ओवर हियर। ये मॉर्निंग 10:30 बजे आपका 25 जून को होने वाला है। इसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए, और इसमें टॉप रैंकर्स को काफी सारे इनाम जीतने का मौका भी मिलने वाला है। इसके साथ ही में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को आसान करने के लिए एंड अफोर्डेबल करने के लिए पाथफाइंडर आपके लिए लेकर आया है इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा बैच, जिसमें कि 8,000 रुपए में आपकी संपूर्ण यूपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। जिसमें कि मैं आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी लेने वाला हूं, उसके बाद मैं ही आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी लेने वाला हूं, एंड मैं ही आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी जो सब्जेक्ट है उसको कवर करवाने वाला हूं। एनरोल नहीं किया है, अभी भी समय है, एनरोल कर लीजिए। अगला बैच 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। एनरोल करने के लिए जो दोस्तों लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। बैच हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, उसमें भी जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिए आपको जो कूपन कोड है वो अनी यूपीएससी ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कोरल रीफ्स की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा असल में इट इज नॉट वेरी सिंपल। इसमें क्या है कि इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और वहीं से इसकी डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो कोरल रीफ्स एंड अटॉल्स भी कहा जाता है, वो भी एक किस्म का कोरल रीफ ही है। दीज आर सिग्निफिकेंट सबमरीन फीचर्स। व्हेन आई एम सबमरीन फीचर्स, बेसिकली ये आपको सी सरफेस के नीचे देखने को मिलते हैं। ये वाली फोटो में अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये ओशियानिक बॉटम रिलीफ है। इसके बारे में डिटेल में लेक्चर में आपके लिए आगे आने वाले लेक्चर्स में लेकर आने वाला हूं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। एंड ये वाली फोटो में अगर आप देखेंगे तो आपको शेल्फ भी दिखेगा एंड साथ में आपको ये वाला फीचर भी दिखेगा जिसको कि हम लोग मिड ओशियानिक रिज बोल देते हैं। तो जो आपके कोरल रीफ्स हैं, एक तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे देखने को मिलते हैं और दूसरे आपको कोरल रीफ जो हैं वो मिड ओशियानिक रिजेस पर भी देखने को मिल जाते हैं। ये आपके सबमरीन फीचर्स हैं और ये इन्हीं सबमरीन प्लेटफॉर्म्स पर बनते हैं जिनको कि हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड मिड ओशियानिक रिजेस के नाम से जानते हैं। इनका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। इसमें 3-4 अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं। अगर हम उनका नाम लें तो इसमें सेडिमेंटेशन देखने को मिलती है, कॉम्पैक्शन देखने को मिलती है, सीमेंटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन देखने को मिलती है ऑफ द स्केलेटन्स ऑफ लाइम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्चुअली कॉल्ड एज कोरल पॉलिप्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। बेसिकली जो कोरल हैं या फिर जो कोरल रीफ्स हैं वो बेसिकली कोरल पॉलिप से ही बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि कोरल पॉलिप्स ही इनका ओरिजिनेटिंग बेस है जहां से हमें कोरल्स या फिर कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कोरल रीफ्स क्या होते हैं, हमें पॉलिप्स को समझना होगा। सबसे पहले बात तो बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होती है कि कोरल पॉलिप्स प्लांट्स हैं। आपको उनकी फोटो देख के लगेगा कि ये बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स हैं और ये आपने कई बार इनकी ऐसी फोटोज देखी होंगी। फॉर एग्जांपल ये आपने कोरल रीफ्स की फोटोज देखी होंगी एंड यू माइट थिंक कि ये प्लांट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये एनिमल्स हैं और क्योंकि ये ओशन में देखने को मिलते हैं तो इसीलिए इनको मेरीन एनिमल्स कहा जाता है।
ये वाले जो मरीन एनिमल्स हैं ये कहां देखने को मिलते हैं? दे थ्राइव इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस विच आर कन्फाइंड बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, यहां वाली फोटो को ध्यान से देखिए। अगर ये आपका इक्वेटर है तो ये इक्वेटर से बेसिकली ये 25 डिग्री नॉर्थ में चले जाइए, इस इलाके में देखने को मिलेंगे जितने भी आपके कोस्टल एरियाज होंगे, और उसके बाद यहां पर भी ये वाले एरियाज में भी आपको देखने को मिलेगा, 25 डिग्री साउथ तक के एरियाज में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। नाउ ये वाले जो कोरल पॉलिप्स हैं ये कोरल्स को जन्म कैसे देते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज स्लाइटली टेक्निकल, प्लीज पे अटेंशन। सो कोरल पॉलिप्स कुछ नहीं होते, ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस तरह के फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इन कोरल पॉलिप्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है एल्गी। ये वाला जो एल्गी है ना, जो कि हमें कोरल पॉलिप्स के अंदर देखने को मिलता है, ये एल्गी और ये वाला जो कोरल पॉलिप है ये दोनों आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कोएग्जिस्ट करते हैं। When I am saying symbiotic relationship तो उसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं? बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरे की किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में कहें, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए आप जो काम कर रहे हैं, आप कंपनी को काम करके दे रहे हैं, बदले में कंपनी आपको सैलरी दे रही है। तो ये क्या है? दिस इज समवॉट लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, कि दोनों को ही कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में फायदा कैसे होता है इसके बारे में आपको एग्जैक्टली बता दूंगा मैं कि कौन सी एल्गी है और ये कोरल पॉलिप्स कैसे वो करते हैं। लेकिन फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि एल्गी जो है वो बेसिकली अपने लिए और कोरल पॉलिप के लिए खाना बनाकर देती है। ठीक है, और ये वाला जो कोरल पॉलिप का स्ट्रक्चर है, ये कोरल पॉलिप के स्ट्रक्चर क्योंकि भीतर आपको एल्गी देखने को मिल जाती है, सो कोरल पॉलिप यहां पे इसके लिए प्रोटेक्शन बेसिकली अवेलेबल करवा रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। दैट इज वाई वी कॉल इट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये दो चीजें यहां पे कोएग्जिस्ट करती हैं, इसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो कोरल पॉलिप है ना, एक तो इसके आसपास पानी है, इसके आसपास पूरा सी वाटर है। ठीक है, ये आसपास वाले सी वाटर से और एल्गी से ये कैल्शियम लेता रहता है। ये वाला जो कोरल पॉलिप है ना, इसका ये आसपास वाले पानी से और एल्गी से कैल्शियम को लेता रहता है। जब ये कैल्शियम को लेता रहता है दोस्तों, तो अपने अंदर एक स्केलेटन बनाना शुरू कर देता है, जिसको कि हम लोग कैल्सेरियस स्केलेटन्स बोल सकते हैं। ये स्केलेटन पहले बहुत छोटा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे ये कैल्शियम को ले रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ने लग जाता है, फिर ये बढ़ता रहता है और ये बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा फुल साइज का स्केलेटन बन जाता है। एंड ये कहानी चलती रहती है, और जब ये कहानी चलती रहती है, ऑलवेज रिमेंबर ये कोरल पॉलिप्स जो हैं ये हमेशा कॉलोनीज में देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आपको सेम टाइप का प्रोसेस सीरीज में देखने को मिलता रहता है। ये यहां पर देखने को मिला, उसके बाद जिस शेल्फ पे ये वाले कोरल पॉलिप्स उग रहे थे, जिस शेल्फ पे ये कोरल पॉलिप्स बन रहे थे, उस पे और ज्यादा बनने लग जाते हैं। ये इस तरीके से सीरीज में बनने लग जाते हैं। ये पानी ऊपर है, अभी पानी काफी ऊपर है, ये बनते रहते हैं, रैंडमली बनते रहते हैं, इस तरीके से बनते रहते हैं, और ये हमेशा ही कॉलोनीज में देखने को मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये वर्ड यहां पे इस्तेमाल भी किया, न्यूमरस कोरल पॉलिप्स लिव इन ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी। दिस इज व्हाट वी सी जब हम कोरल पॉलिप्स की बात करते हैं। ये जब भारी मात्रा में बन जाते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के पॉलिप्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह की इमेजेस देखने को मिलती हैं। देखिए ये स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल नीचे से, उसके बाद ये बढ़ता रहता है और इतना ऊपर तक जाते हुए आपके कोरल जो ये एक पहाड़ बन गया है ना, बिकॉज ये लेयर बाय लेयर एक पहाड़ बन गया है, इसीलिए दोस्तों, इसीलिए इसको रीफ्स कहा जाता है। रीफ क्या है? रीफ एक तरीके से एक बहुत ही ऊंची चीज होती है। तो ये कोरल्स की जो सीरीज बन गई है, इसको यहां पे रीफ कहा जाता है। देखिए जो साइकिल है, दिस इज रिपीटेड फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ लेयर्स ऑफ कोरल्स. These layers, which are at different stages, gives rise to various marine landforms, and one such important landform इसी को कोरल रीफ कहा जाता है. सो कोरल पॉलिप से बने कोरल्स, एंड कोरल्स क्योंकि वो सीरीज में बनते गए तो वहां से बन गए आपके कोरल रीफ्स. तो ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन की कहानी है कोरल रीफ्स की, जो कि आपको यहां पर समझनी जरूरी है. इसको देखिए हमने बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी हुआ है. पॉलिप्स कुछ नहीं है, शैलो वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं विच हैव अ वेरी सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय अ कैल्शियम
calcareous skeleton. The polyps extract calcium salts from sea water and the algae to form these hard skeletons. और उसके बाद जो symbiotic relationship जिसमें ये exist करते हैं, कोरल पॉलिप्स सर्वाइव करते हैं बाय मेंटेनिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द ज़ुक्सैंथली एल्गी. ये एक एल्गी है जिसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. जो ज़ुक्सैंथली है ये सिम्बायोटिक एल्गी है दैट लिव विद इन दी हार्ड और स्टोनी कोरल्स. ये वाली जो रिलेशनशिप है, दे प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड for the corals. The coral in turn provides protection as well as a nutrient rich environment for the excellent algae growth. In fact जो अलग अलग तरह का हमें कोरल में कलर देखने को मिलता है वो भी इस एल्गी से ही देखने को मिलता है. किसी में कोई एल्गी है, किसी में कोई एल्गी है. मोटा मोटा एल्गी सारी इसी टाइप की होती हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग तरह के कलर्स वाली एल्गीज होती हैं. जो आपको ये कलर्स दिख रहे हैं ना, येलो है, ग्रीन है, ये आपका उसके बाद ग्रीन है, देन ब्लूइश कलर की भी एल्गीज है, पर्पलिश है, बहुत सारा. मतलब ये देखने में भी बहुत सुप्रीमली सुंदर होता है. ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है. जहां पर भी आपको कोरल रीफ देखने को मिलती हैं, अगर कोस्ट के पास में है तो वहां पर टूरिस्ट जो है जाता ही जाता है. स्कूबा डाइविंग करके जाकर के इस कोरल रीफ्स की इस पूरी दुनिया को हर कोई देखना प्रेफर करता है. और ये अगेन आपको बता दूं कि जब ये कॉलोनीज बन रही होती हैं, अगर इनको डिस्टर्ब कर दिया जाए, अगर इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को किसी कारणवश तोड़ दिया जाए तो ये डेवलप नहीं हो पाती हैं. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इनको छोड़ा जाए थोड़ी देर के लिए, सो दैट इनका जो डेवलपमेंट है ये अपने हिसाब से चलता रहे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कोरल्स कैसे बने एंड रीफ्स कैसे कहा जाता है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कोरल्स, कोरल पॉलिप्स को समझना जरूरी है, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रीफ्स हमें कोरल्स को समझना जरूरी है. इसी तरीके से ये चीज आगे बढ़ती है. इनफैक्ट दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस भी कहा जाता है. वो इसलिए बिकॉज माना जाता है कोरल रीफ्स हैव अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज, जिसमें से केवल 10% ही हैं जिनको आज तक अध्ययन किया गया है. इतना ज्यादा डाइवर्स आपको यहाँ पे स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती. एंड इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस कहा जाता है. कहा जाता है कि इवन दो ये ओशन फ्लोर का लेस देन 1% कवर कर रही हैं, बट स्टिल दे आर होम टू ऑलमोस्ट 25% ऑफ द मेरीन क्रीचर्स. ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल पॉलिप्स. हमने आपको बताया कि कोरल रीफ्स बनते कैसे हैं, लेकिन वो कंडीशंस कौन से हैं जब ये कोरल पॉलिप्स बन जाते हैं. हमने ये भी समझ लिया कि कोरल रीफ जो है वो बनते हैं इन्हीं इलाकों में. यही वाला एक रिस्ट्रिक्टेड सा स्पेस है जहां पर हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड में. यहां से एक चीज तो समझ आई होगी आपको कि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर्स में ही रहते हैं, मतलब कि गर्म इलाकों में देखने को मिलते हैं. जैसे ही इलाके बहुत ठंडे हो जाते हैं उसके बाद आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलती. बट दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन. इसमें और भी कंडीशंस होते हैं जो कि आपको समझने जरूरी हैं. अगेन कोरल्स वहीं पैदा होंगे जहां पे कोरल पॉलिप्स पैदा होंगे. अब कोरल पॉलिप्स कहां पैदा होंगे? Coral polyps are found mainly in the tropical oceans and seas because they require high mean annual temperature ranging between 20 to 21 degree Celsius for their survival. ठीक है. So predominantly and most extensively ये east coast of continents पे होते हैं, जहां पर आपको मालूम होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे ही हमें गर्म ओशियानिक करंट्स देखने को मिलते हैं. वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे ठंडे करंट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता. इंडियन ओशन के केस में लेकिन कहानी अलग है. स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडियन ओशन के केस में कहानी अलग है, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जो कि लैंडलॉक्ड है. इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं कि ये एक एक्सेप्शन है, और यहां पर आपको वेस्ट कोस्ट पर भी जो है गर्म पानी देखने को मिल जाता है. इसीलिए इंडिया के केस में हमें वेस्टर्न कोस्ट पर भी कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं. आई विल गिव यू द एग्जांपल उसका भी आगे जाकर के. सेकंड कंडीशन, इसमें डेप्थ भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. डेप्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी मोर देन 80 मीटर्स. जो हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ की दोस्तों बात करी, अगर वो बहुत ज्यादा गहरा होगा, अगर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत गहरा होगा तो उस केस में आपका कोरल नहीं बन पाएगा. क्यों? क्योंकि डेप्थ ज्यादा होगी तो जो एल्गी है उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और उसको वो सब नहीं मिलेगा, तो वो अपना फूड नहीं तैयार कर पाएगी. वो फूड नहीं तैयार कर पाएगी तो कोरल को खाना नहीं मिलेगा. जो पूरा का पूरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है
वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसीलिए 80 मीटर से ज्यादा गहराई में आपको कोरल्स जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। पानी सेडिमेंट फ्री होना चाहिए, बिकॉज अगर पानी में सेडिमेंट्स होंगे, पानी में टर्बिडिटी ज्यादा होगी, तो जो आपके कोरल्स हैं, क्योंकि वो एनिमल्स हैं, तो रेस्पिरेशन करते हैं और वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। सैलिनिटी पानी में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फ्रेश वाटर में कोरल्स नहीं आते हैं, सैलिनिटी माइल्ड होनी चाहिए। आपने देखा कि कोरल्स केवल सी वाटर में आते हैं, सो सैलिनिटी होनी चाहिए लेकिन माइल्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई एंक्लोज्ड सी है, जहां पर हमने पहले ही विटनेस किया है कि एंक्लोज सीज में सैलिनिटी बहुत हायर लेवल पे होती है, तो उस केस में आपको यहां पर कोरल्स देखने को नहीं मिलेंगे। सैलिनिटी चाहिए लेकिन स्तर उसका माइल्ड होना चाहिए। 27 पीपीटी से लेकर 30 पीपीटी के बीच में हो सकती है। दैट इज द मोस्ट आइडियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोरल पॉलिप। सैलिनिटी वाला लेक्चर भी आपके लिए दोस्तों कवर किया जा चुका है। उसके बाद कंडीशन नंबर 4, इसके पहले हमने देख लिए, ये कंडीशन नंबर 1 है टेम्परेचर, कंडीशन नंबर 2 है डेप्थ, कंडीशन नंबर 3 है सेडिमेंट फ्री, कंडीशन नंबर 4 है माइल्ड सैलिनिटी, कंडीशन नंबर 5 है ओशियानिक करंट्स। ओशियानिक करंट्स भी वहां पर होने चाहिए, बिकॉज ओशियानिक करंट्स होंगे तभी वो फूड सप्लाई को लेकर आएंगे। ओशियानिक करंट्स नहीं होंगे तो फूड सप्लाई नहीं आएगी, और फूड सप्लाई नहीं आएगी। कोरल्स ग्रो इन ओपन सीज एंड ओशंस बट दे डाई इन लगून्स एंड स्मॉल एनक्लोज सीज, बिकॉज वहां पे फूड सप्लाई नहीं आती है। एंड फाइनली जो हमने बताया कि एक तो डेप्थ सबमरीन प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो शैलो सबमरीन प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होना चाहिए। देयर शुड बी एन एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेटफॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज बाय द कोरल पॉलिप्स। दिस प्लेटफॉर्म इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ, जो हमने पहले कहा, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, सॉलिडिफिकेशन। ये जो पूरी की पूरी कहानी थी ना, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, सॉलिडिफिकेशन, ये दोस्तों यही वाली कहानी जो मैंने आपको यहां बताई है, कैसे ये स्केलेटन अंदर बन रहा है, कैल्शियम से ये बन रहा है, कैल्शियम स्केलेटन बना, फिर उसको कवरेज मिली वगैरह वगैरह। ये पूरा का पूरा प्रोसेस तभी हो पाता है अगर आपका जो पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये एक्सटेंसिव बना हुआ है। अगर ये कंडीशंस नहीं फुलफिल होते हैं, कोरल पॉलिप्स नहीं बनेंगे, कोरल पॉलिप्स नहीं बनेंगे तो कोरल्स नहीं बनेंगे, और फिर रीफ्स भी आपके नहीं बनेंगे। अगेन इसमें एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे हमने साइक्लोन्स के केस में देखा होगा कि जो कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन है, इनका जो सीक्वेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो क्रोनोलॉजी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गो क्रोनोलॉजिकली, कि जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, ये उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल गया, कोरल नहीं आने वाला है। ध्यान से देखिएगा कि कोरल आपको कभी भी यहां नहीं मिलेगा। अगर आप कहें ना कि ग्रीनलैंड में आपको कोरल मिल जाएगा, तो सॉरी टू से, क्योंकि टेम्परेचर फुलफिल नहीं हो रहा। टेम्परेचर का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टेम्परेचर हाई होना जरूरी है, अदरवाइज कोरल बनेगा ही नहीं। बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो ऑक्सिलरी फैक्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टेम्परेचर बन जाता है। नेक्स्ट आता है कोरल रीफ्स की किस्में, कि इनकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो बेस्ड ऑन नेचर एंड जेनेसिस ऑफ कोरल रीफ्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें दोस्तों फ्रिंजिंग रीफ्स है, बैरियर रीफ्स है एंड अटॉल्स आती हैं। तीनों को समझ लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल। फ्रिंजिंग रीफ्स बड़ा सिंपल है दोस्तों। मान लीजिए कि आपका ये देखिए लैंड है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये लैंड के साथ बिल्कुल टच कर रहा है इस तरीके से, इसको फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। ऐसे कोरल रीफ्स जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे ही डेवलप हो जाते हैं और अलोंग द आइलैंड्स, इनको फ्रिंजिंग रीफ्स कहा जाता है। दे आर यूजुअली अटैच्ड टू द कोस्टल लैंड। ठीक है, अगर आप कभी अंडमान निकोबार गए होंगे तो वहां पर आपको फ्रिंजिंग रीफ्स का ये उदाहरण देखने को मिल जाता है। इंडिया में सबसे कॉमन फ्रिंजिंग रीफ्स है। इनफैक्ट केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व भर में सबसे कॉमन टाइप का अगर कोरल रीफ देखने को मिलता है वो फ्रिंजिंग रीफ ही है। इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, इन सभी जगह पे आपको फ्रिंजिंग रीफ्स के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोस्टल लैंड के बिल्कुल साथ में ही होता है, कोस्टल लैंड पर ही आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंड है बैरियर रीफ्स। जो बैरियर रीफ्स होते हैं ये ऑफशोर होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये अगर आपका लैंड सरफेस था तो इमीडिएटली यहां नहीं, थोड़ा दूर जाकर के आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इनफैक्ट बीच में आपको ये छोटा सा ये वाला वाटर बॉडी देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम लोग ओशनोग्राफी में लगून का नाम दे देते हैं।
जिसको कि हम लोग ओशनोग्राफी में लगून का नाम दे देते हैं। इसका मैं आपको एक इसका आप ये वाला व्यू देखिए। तो ये मान लीजिए आपका लैंड सरफेस है, यहाँ पर आपके अलग अलग बीच बनी हुई है, यहाँ पर आपके ये प्लांट्स बने हुए हैं, मैंग्रोव बने हुए हैं। ये दोस्तों इसके पैरेलल जो आपको रीफ देखने को मिल रही है ना, ये कौन से टाइप की रीफ है? दिस इज अ बैरियर रीफ। और इसके बीच में क्या देखने को मिला? ये सारा का सारा जो वाटर बॉडी है विच इज एनक्लोज्ड बिटवीन द लैंड एंड द बैरियर रीफ, इसे क्या कह रहे हैं? इसे हम लोग लगून का नाम दे रहे हैं। एक और बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि जो बैरियर रीफ होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है। इसमें बीच में आपको ब्रेक्स देखने को मिल सकती हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स, जैसे माउंटेन्स में पासेस होते हैं ना, जिसके थ्रू आप निकल सकते हैं आगे, तो वैसे ही यहाँ पे ब्रेक्स होती हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली ये है कि इस तरफ जो सी वाटर है और जो लगून का वाटर है ये आपस में मिलते रहते हैं, कि सी वाटर और लगून का वाटर आपस में इनका मेल जोल होता रहता है, राइट। तो दिस इज बैरियर रीफ्स विच आर ऑफशोर ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लेकिन ये भी है कि ये पैरेलल होती हैं, ये भी मैं आपको यहां बताना भूल गया कि ये अगर यहां पे इस तरीके से है तो ये आपको पैरेलल देखने को मिलती हैं। ये भी इसकी खास बात है विच यू हैव टू रिमेंबर। इनकी अच्छी बात यह है कि ये बहुत बड़ी होती हैं, बहुत एक्सटेंसिव होती हैं, हाईएस्ट होती हैं, वाइडेस्ट रीफ्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। देयर इज एक्सटेंसिव बट शैलो लेगून बिटवीन द कोस्टल लैंड एंड द बैरियर रीफ। जो बैरियर रीफ होती हैं ये जनरली कंटिन्यूस चेन्स नहीं होती, दे आर ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, एंड इनके बीच में हमें जो लगून है इसकी वजह से उसका ओपन सी के साथ कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया गया होता है तो ही मेक्स श्योर कि वो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को देख के आएगा, बिकॉज ये दुनिया की सबसे बड़ी रीफ मानी जाती है। द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड पैरेलल टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बैरियर रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस रीफ इज लोकेटेड बिटवीन 9 डिग्री साउथ टू 22 डिग्री साउथ। वही आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल ही है, तो सब ट्रॉपिकल भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है, लैटिट्यूड्स। एंड ये 1200 मील लंबी है, यहां से शुरू हो जाती है, यहां तक चलती है, पूरे कोस्ट के पैरेलल में आपको यहां पर ये ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिल जाती है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। इंसान तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, मेलबर्न छोड़ सकता है, सिडनी छोड़ सकता है, कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ को नहीं छोड़ सकता है। इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं क्योंकि इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, इतना टूरिस्ट आता है, तो दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से ये ग्रेट बैरियर रीफ का जो पीस है वो काफी डिस्टर्ब हो चुका है। खैर, वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट आई थिंक यू गेट द आइडिया कि ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपको कहां देखने को मिलती है। लास्ट है कोरल रीफ का टाइप विच इज कॉल्ड एज योर अटॉल। इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। जो हमने मिड ओशियानिक रिजेस का नाम पहले लिया था, तो मिड ओशियानिक रिजेस कैसे होते हैं? ये दोस्तों इस तरीके से समुद्र के बीच में आपके छोटे छोटे मिड ओशियानिक रिजेस देखने को मिलते हैं। इन मिड ओशियानिक रिजेस के ऊपर जब आपके कोरल्स बनना शुरू होते हैं, उनको वो इवेंचुअली अटॉल्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? ये देखिए, रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल्स ऑफ हॉर्सशू शेप विच आर क्राउन्ड विद पाम ट्रीज, दे आर कॉल्ड एज अटॉल्स। इसका यहां पर मैं आपको डायग्राम जो है खुद ही बना के दिखाता हूं। जनरली एलिप्टिकल सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। यहां पर क्या होता है ना, जैसे हमने आपको बताया कि ये मान लीजिए एक आपका MOR है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन वही है कि वो धीरे धीरे कोरल बनते रहे। ये दोस्तों बड़े होते होते इतना बड़े हो जाते हैं कि ये पानी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब ये बाहर आ जाते हैं, इनका जो टॉप व्यू है, जब ये बाहर आने के बाद इनका जो टॉप व्यू है, ये कैसा देखने को मिलता है? दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें 2 सर्कल्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पार्ट, ये आपका क्या है? ये तो है आपका कोरल रीफ। ये बाहर वाला पार्ट आपका सी है, और जो अंदर वाला पार्ट है इसे लगून कहा जाता है। समझे? इसको अगर आप वैसे बनाना चाहें तो इसको अगर आप, ये तो टॉप व्यू मैंने आपके लिए बनाया, इसको हम लोग एक नई स्लाइड में अगर बनाना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो डू दैट। इसको अगर आप एक वैसी स्लाइड पे इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये इस तरीके से बहुत ही सिंपली। ये आपका साइड में बन गया है सी, ठीक है जी। ये बीच में आपका बन गया है, दिस इज योर लगून, दिस इज सी, दिस इज सी। और ये दोनों जो ये चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये कुछ नहीं है, दीज आर अटॉल्स। टॉप व्यू बनाना चाहते हैं, ऐसा बनेगा टॉप व्यू। ये बीच में लगून है, ये दोस्तों जो पूरा का पूरा मैंने मार्क किया है,
ये अटॉल्स है और इसके इर्द गिर्द में आपको समुद्र देखने को मिल जाता है। ये होते हैं आपके अटॉल्स, जनरली एलिप्टिकल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ऑन अ सबमरीन प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय सी फ्रॉम ऑल साइड्स। देयर इज अ लगून इन द मिडल ऑफ द कोरल रिंग विच इज जनरली वेरी शैलो। और इंडिया में लक्षद्वीप में जो आप बथेरे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप इज बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, ऑलमोस्ट सभी के सभी आइलैंड्स दोस्तों आपके अटॉल टाइप के ही आइलैंड्स माने जाते हैं। ये है आपका तीसरा टाइप का कोरल रीफ जिसको कि हम लोग अटॉल बोल देते हैं। आई होप ये चीजें समझ आ गई हैं। फ्रिंजिंग बैरियर रीफ, देन फ्रिंजिंग रीफ, देन बैरियर रीफ एंड उसके बाद आपका अटॉल। ये 3 टाइप की कोरल रीफ्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कोरल रीफ्स का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी हमने एग्जामिनेशन में देखा नहीं है। इंडिया लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको अब हम लोग समझ लेते हैं। इंडिया में जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वैसे मैंने आपको पहले भी हिंट दे दिया है कि अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलता है फ्रिंजिंग रीफ्स। उसके बाद दोस्तों बैरियर रीफ भी है अंडमान निकोबार में जो देखने को मिल जाती है। उसके बाद लक्षद्वीप तो अपने आप में टोटल ही कोरल रीफ है, एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे भी हमें काफी जगह जगह पे कोरल रीफ देखने को मिल जाती है। तो इंडिया में offshore island groups of India with extensive reef growth include Andaman Nicobar Island in the Bay of Bengal and Lakshadweep group of island in the Arabian Sea। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो फ्रिंजिंग रीफ्स हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती हैं। 325 किलोमीटर लंबा बैरियर रीफ है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप तो अपने आप में टोटल अटॉल ही देखने को मिल जाता है। ये वाला मैप आप देख सकते हैं, इसमें मेंशन भी किया हुआ है। ये वाली दोस्तों देखिए, ये फ्रिंजिंग रीफ्स हैं, ये वाली भी टोटल फ्रिंजिंग। अंडमान निकोबार में पूरा साइड में आपको फ्रिंजिंग रीफ्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद यहां पर भी आपको फ्रिंजिंग रीफ्स देखने को मिल जाती हैं। ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया है। उसके बाद यहां पर आप आ जाइए, ये महाराष्ट्र और गोवा के जो ये वेस्ट कोस्ट पे आपको देखने को मिल जाता है, ये मलवान, उसके बाद रत्नागिरी, मलवान, साउथ बॉम्बे, गवेशानी बैंक, ठीक है, इन सब इलाकों में भी आपको कोरल रीफ देखने को मिल जाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, इंडिया के केस में गल्फ ऑफ कच्छ में भी कोरल रीफ देखने को मिलती है। इसकी खास बात यह है, ये कहा जाता है कि जनरली हमें 23 डिग्री के बाद जाकर के कोरल रीफ देखने को नहीं मिलती है, बट आप जानते हैं गल्फ ऑफ कच्छ ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ टच होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नॉर्दर्ली रीफ्स लोकेटेड इन द वर्ल्ड, जो कि इसकी विशेष बात है। इसके अलावा जो लक्षद्वीप है वो तो अपने आप में टोटल अटॉल ही है, तो वो वाली बैरियर, वो वाली रीफ भी आपको देखने को मिल जाती है। इससे हमने ये भी सीखा कि इंडिया में तीनों तरह की रीफ्स हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स एंड अटॉल्स। हमें तीनों तरह की ही, तीनों किस्मों की ही रीफ्स देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज कोरल ब्लीचिंग, जिसमें कि हम लोग ये समझेंगे कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है और कैसे होती है। तो कोरल ब्लीचिंग का जो फिनोमेना है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने अभी अभी समझा था कि कोरल जो पॉलिप्स हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, जिसमें कि कोरल बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लगा हुआ है विद द एल्गी। एल्गी कोरल को दे रही है खाना, एंड जो कोरल है वो एल्गी को क्या दे रहा है, वो एल्गी को प्रोटेक्शन दे रहा है। साथ ही में प्रोटेक्शन के साथ साथ बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोरल क्योंकि एक एनिमल है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्गी इस्तेमाल करती है अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए। सो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रहा है। अगर किसी कारणवश ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टूट जाता है तो उस टाइम पे कोरल की ही डेथ हो जाती है, और जब कोरल मर जाता है तो डेथ होने के बाद उसका जो कलर है ये वाइट बन जाता है। पहले हमने देखा कि अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, बट अगर द कोरल डाइज, इफ द कोरल डाइज इट बिकम्स वाइट। तो कोरल ब्लीचिंग की जो परिभाषा है वो यहीं से आती है। इट बेसिकली रेफर्स टू लॉस ऑफ एल्गी फ्रॉम द कोरल्स रिजल्टिंग इनटू द वाइट कलर विच इज इंडिकेटिव ऑफ डेथ ऑफ कोरल्स। इन अदर वर्ड्स, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल्स एंड ज़ूक्सांथली इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमें ये डिस्कलरेशन, ब्लीचिंग जो वर्ड है वो डिस्कलरेशन की वजह से ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, हमने पहले देखा कि 20-21 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर नहीं हो पाता, तो गर्मी बढ़ रही है। एल नीनो फिनोमिना में भी हम देखते हैं कि टेम्परेचर सडनली बढ़ जाते हैं, और ये बल्कि कहा जाता है कि जो
अभी तक दुनिया में 3 बड़े राउंड्स ऑफ ब्लीचिंग हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें ग्रेट बैरियर रीफ पे देखने को मिला है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एल नीनो है वहीं पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आती है, टेम्परेचर्स सडनली बढ़ जाते हैं, तो वहां पर उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सेकंड फिनोमिना है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलता है। इसके बाद एपिजोटिक्स, मतलब कि कुछ कोरल बीमारियां हो सकती हैं, ब्लैक बैंड डिजीज, कोरल प्लेग, एस्परजिलोसिस, व्हाइट बैंड डिजीज, एसिडिफिकेशन जो कि ओशन में काफी बढ़ रही है, उससे पीएच वैल्यू काफी बदली जाती है, जिसमें कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन है वो काफी बढ़ जाता है। दैट कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट, और वो भी एक फैक्टर हो सकता है कोरल ब्लीचिंग में। सब एरियल एक्सपोजर की बात करते हैं। कोरल जो है, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये सबमरीन आपके फीचर्स हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी लो टाइड की वजह से ये बाहर आ जाएं, तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। सडन एक्सपोजर की वजह से दिक्कत हो जाती है, जो ये नहीं सहन कर पाते हैं, तो वहां पर भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। बाकी एंथ्रोपोजेनिक कारण है, मरीन पोल्यूशन मैंने बताया, टूरिज्म हो गया, ओवरफिशिंग हो गई, ऑयल स्पिल्स हो गया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गए, अर्बन सीवेज वगैरह, ये सब चीजों की वजह से। नेचुरल हैजार्ड्स हैं, सुनामी, स्टॉर्म सर्ज, ड्रॉट, ये सब चीजों की वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें कि पूरे के पूरे जो कोरल्स की कॉलोनी होती है ना, वही खत्म हो जाती है। तो दे डोंट जस्ट टर्न वाइट, वो वहां से अपरूट हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं। तो ये भी हमें चीजें देखने को मिली हैं। ये फिनोमेना होता है कोरल ब्लीचिंग का। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ कोरल रीफ्स, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स एंड कोरल ब्लीचिंग। दोस्तों, जो भी आपकी राय है प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आई वुड रियली लाइक टू नो योर कमेंट्स। और कुछ डाउट्स है तो हम लोग उसको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। फिलहाल के लिए लेक्चर में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, एनरोल नहीं किया है, दिस इज द राइट टाइम, डू नॉट थिंक अगेन। अगर आप लोग अभी कॉलेज पास आउट करके आए हैं, दिस इज द राइट टाइम। और कहीं पर भी जाएंगे 2-2 लाख रुपए की फीस हो चुकी है। ऑनलाइन में भी बाकी प्लेटफॉर्म्स पर फीस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द पाथफाइंडर बैच। 8,000 रुपए में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। प्लीज यूज द कूपन कोड ANI UPSC एंड एनरोल इन दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा CSAT बैच अलग से शुरू हो चुका है। अगर आपको एनरोल करना है, और टेस्ट सीरीज तो हमारी चल ही रही है, उसमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।